कि कम बोला करो यार, तुम रोज बोलते हो। कहा यार अपनी बीवी को संभालो यार, तुम मुझसे पिटते रहते हो। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है, आप सोचिए, ये साइकोपैथ है। इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस वक्त किया जा रहा है। उनको वो कावर्ड, कायर, पेपर टाइगर न जाने क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि भारत कोई बहुत पावरफुल देश आजादी के बाद भी नहीं था, आज भी कोई बहुत पावरफुल देश नहीं है। तो हमें गरीब देश है, तो फिर हमारे पास आज कुछ है नहीं। एक लिहाज से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो मेरी आखिरी जानकारी है वो ये है कि तमाम धमकियों के बावजूद भी, तमाम थ्रेटन्स के बावजूद भी, तमाम तनातनी के बावजूद भी इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की संसद के, ईरान के मजलिस के अध्यक्ष कालिबाफ के बीच बातचीत चल रही है। और ये बातचीत को मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ। तो वो शांति दूत बने हुए शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में भारत के अंदर छवि है कि वो एक शैतान मुल्क है। आप सोचिए कि मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में, पैराडॉक्स है। और हम ये कह रहे हैं कि वो तो दलाल है। युद्ध के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे। ये बात ईरान क्यों भूलेगा और क्यों आपको कंसेशन देगा? मोदी जी ने कब कहा विश्वगुरु? अब मैं उसके बाद क्या बोलूं कि आप झूठ बोल रहे हो? अमेरिका खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा? तो इस वक्त जो ट्रंप की स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है, ना उगलते बनना ना निगलते बनना। जिस दिन अमेरिका इजराइल के कंधे पर से अपना हाथ खींच लेगा, उस दिन इजराइल जमीन पर आ जाएगा, औकात पे आ जाएगा। ईरान ने एक तरीके से मिथ को तोड़ दिया है। उसने साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत का मुकाबला किया जा सकता है और उनको फंसाया जा सकता है। हम बहुत दिन से सोच रहे हैं ट्रंप साहब को। हमने कहा आप ही बताएंगे कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं मान जाए क्या, हम युद्ध खत्म होगा, जंग खत्म होगा? नहीं, मैंने सुबह ट्रंप साहब को फोन करने की कोशिश की थी, उन्होंने फोन उठाया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि दरअसल वो सोच क्या रहे हो, क्या रहे। वैसे विजय जी, आप अच्छी तरीके से जानते हो कहते क्या है, सोचते क्या है, किसी को नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा ये बात। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कह देंगे, परसों कुछ कहेंगे, और इसलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यार रोज ही कुछ ना, भैया कम बोला करो। ये फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि कम बोला करो यार, तुम रोज बोलते हो। मैं जरा फॉलो करते करते तंग आ चुका हूँ, कौन सी बात को सही मानूं, कैसी सी बात को सही ना मानूं। तो बदले में ट्रंप ने पता नहीं क्या कह दिया, यार अपनी बीवी को संभालो यार, तुम मुझसे पिटते रहते हो। ये तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ये हाल हो गया है कि मतलब एक राष्ट्रपति दूसरे से कह रहा तुम कम बोलो और मैं तुम्हारी बातों को फॉलो करने में प्रॉब्लम होती, कौन सी मानू कौन सा ना मानू। वो कह रहा है तुम अपनी बीवी को संभालो। आप जस्ट इमेजिन, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति से ये कह रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त हालत ये है कि उनके रक्षा मंत्री ने, जो पीटर हेग्सेथ है, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया है, जिनका नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज। तो क्यों सैक कर दिया है? क्योंकि पिछले कई महीनों से वो और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो आर्मी को देखते हैं, वो दो लोगों को ये चाहता था पीटर हेग्सेथ की उनको वो कर दे, डिमोट कर दे या उनको प्रमोट ना करे। वो कौन लोग थे? उसमें 2 ब्लैक थे और 2 महिलाएं थी, 4 लोग। तो वो कह रहे हैं यार क्या इन लोगों का एग्जाम्पलरी करियर है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैसे उनको प्रमोट ना करें? ये हाल चल रहा। मतलब आप, और ये वही पीटर हेग्सेथ है जिन्होंने ईरान वॉर में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जाके बाइबल पढ़ रहे थे, जिहाद की बात कर रहे थे। तो अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा किसी को कुछ नहीं मालूम। ईमानदारी की बात ये है, ना तो ट्रंप को मालूम है कि उनका अगला कदम क्या होगा। ये बड़ी गंभीर बात हो गई है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी है। इसका मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। ये गैस से भरे हुए कमरे में माचिस से खेल रहा है। ये लोग कह रहे हैं। एक दूसरे वहां पे है जेफरी सैक्स, वो तो कहते हैं तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है। आप सोचिए, ये साइकोपैथ है। इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस वक्त किया जा रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं किस तरीके से जो उनके नाटो के साथी हैं, उनको वो कावर्ड, कायर, पेपर टाइगर न जाने क्या कह रहे हैं। और वो इस वक्त अलग तरीके से, अभी कल मीटिंग हुई है उन लोगों की, जो उनके विदेश सचिव की मीटिंग, तमाम करीब 60 देशों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की है कि हम अब कोशिश करेंगे हार्मुज को खुलवाने के लिए। यानी अमेरिका से अलग एक कोशिश हो रही है। तो नाटो के देश इनके साथ नहीं है। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो उनके अंदर एक डिसइल्यूजनमेंट है
कि भाई जिस सुरक्षा कवच को हमने लिया था कि कल हमारे पर कोई संकट होगा, कोई हमला होगा, कोई खतरा होगा तो अमेरिका हमको प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस वक्त की खबर ये कि ईरान ने दुबई में ओरेकल के डाटा सेंटर पर अटैक किया है। बहरीन में जो अमेज़न का डाटा सेंटर, एप्पल और एकल और ये सारे जी माइक्रोसॉफ्ट पर हाँ, करने की तो बहरीन में जो अमेज़न का क्लाउड सेंटर उस पर अटैक किया है। साथ ही साथ ईरान के अंदर इराक में जो अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां पे हमला किया है। तो मिडिल ईस्ट के लोग भी बहुत डिसइल्यूजन इस बात को लेके हैं कि भाई हम अमेरिका हमारी सुरक्षा कर नहीं पा रहा है तो हम क्या करें, कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सिवाय इससे निकलने का कोई रास्ता है नहीं, लेकिन ईरानियंस उनको कोई रास्ता दे ही नहीं रहे। अब चूंकि रास्ता दे ही नहीं रहे तो आप किस मुंह से निकलोगे। सबको मालूम कि आप युद्ध हार रहे हो या युद्ध के अंदर जीतने की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो इस वक्त जो ट्रंप की स्थिति है वो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है, ना उगलते बनना ना निगलते बनना। लेकिन चूंकि ईगो इतनी बड़ी है तो वो आज भी ईरान को धमकी दे रहे हैं कि उसको पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो पहुंचा दीजिए। आपने उनके ब्रिज को तोड़ दिया तो उनके जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि हमारा ब्रिज तो तोड़ दिया, उसको तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी जो महाबली की इमेज है ना उसको हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया और इतिहास उनको याद रखेगा। एक जानकारी ये भी है इंटेलिजेंस के हवाले से कि जेडी वांस ने नेतन्याहू को फोन करके जबरदस्त तरीके से डांट फटकार लगाई है कि तुम्हारे चक्कर में हम लोग फंस गए। तुमने आके झूठ बोला कि हम 2 दिन के अंदर हम वहां की सरकार गिर जाएगी और फिर ट्रम्प साहब अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे माने जाएंगे, तुम्हारी वजह से हम फंस गए यहाँ पे। तो आज की तारीख में ये हो रहा है कि ट्रम्प को नेतन्याहू पर भी उतना यकीन नहीं है और क्योंकि उनकी वजह से वो फंसे हुए हैं और अब निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हो सकता है इस युद्ध अगर जब भी युद्ध खत्म हो तो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी एक अलग अलग दिशा में चलने लगे। जिस दिन अमेरिका इजराइल के कंधे पर से अपना हाथ खींच लेगा उस दिन इजराइल जमीन पर आ जाएगा, औकात पे आ जाएगा। क्योंकि इजराइल कितनी 90 लाख की आबादी है, छोटा सा देश है, आप मानचित्र पे आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते तरीके से। वो इसलिए वहां पे जिंदा है, लड़ रहा है, रीजनल पावर के तौर पर माना जाता है क्योंकि अमेरिका उसको हर तरीके से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट करता है, आर्मामेंट की सप्लाई भी सपोर्ट करता है, सब कुछ उसको करता है। जिस दिन अमेरिकन का हाथ, तो इसलिए अगर अमेरिका ने तय कर लिया कि हमें सीज फायर करना है, युद्ध खत्म करना है, तो इसराइल के पास दूसरा कोई रास्ता बचेगा नहीं, वो वापस आ जाएंगे। इसराइल की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत कम। ईरान जो एक मिथ था कि आप अमेरिका और ये वही इसराइल था कि 1967 में वॉर हुआ और 6 दिन के अंदर वॉर खत्म हो गई, सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री मिलकर कुछ नहीं कर पाए उसका, और वो गाजा के युद्ध को लेकर लगातार वो बवाल काटता रहा और कोई कुछ नहीं कर पाया। आज उस हमले को ईरान ने एक तरीके से मिथ को तोड़ दिया है। उसने साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत का मुकाबला किया जा सकता है और उनको फंसाया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये ईरान की जीत है। ये सारी बात तो हो गई। हम लोगों की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, भारत को लेकर भी खासतौर से तब हो गए कि एक तो जब हम लोग लेट पहुंचे ईरान संवेदना के लिए और सब तमाम, लेकिन अब जब पाकिस्तान को बताया गया कि वो मीडिएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, पोस्टमैन है, जो भी शब्द काम ले, ब्रोकर है, व्हाटएवर, लेकिन भारत कहीं नहीं है, इसको भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है भारत ने जो स्टैंड लिया वो ठीक है? मेरे ख्याल से इट्स अ ब्लंडर है। जब आप युद्ध हो रहा है और अगर आप एक हारी हुई फौज के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे तो इसको कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी जीत है। देखिए, मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि भारत कोई बहुत पावरफुल देश आजादी के बाद भी नहीं था, आज भी कोई बहुत पावरफुल देश नहीं है। हम इस इल्यूजन में रहे कि हम तो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हकीकत 140 करोड़ का मुल्क है और 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार जो है रोज खाना देती है। 80 करोड़ लोगों को, यानी 80 करोड़ लोग वो हैं जो रोज अपना खाना नहीं अर्न कर पाते। हमारी पर कैपिटा इनकम आज भी 100 के ऊपर है। तो हमें गरीब देश है। मोदी जी ने जरूर एक सपना हमको पकड़ा दिया है, जैसे हर चीज में सपना पकड़ा देते हैं और फिर जनता उस पर घूमती रहती है। तो हमारी जो ताकत थी वो हमारी मॉरल लीडरशिप थी, नैतिक सत्ता थी हमारी। हमने वो रास्ता खो दिया। जब हमने वो रास्ता खो दिया तो फिर हमारे पास आज कुछ है नहीं। एक लिहाज से बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे 18 वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोन में फंसे हुए हैं।
18, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। और हकीकत यह है आज की तारीख में कि अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो मेरी आखिरी जानकारी है वो ये है कि तमाम धमकियों के बावजूद भी, तमाम थ्रेटन्स के बावजूद भी, तमाम तनातनी के बावजूद भी इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की संसद के, ईरान के मजलिस के अध्यक्ष कालिबाफ के बीच बातचीत चल रही है। और ये बातचीत को मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ये आखिरी जानकारी है, और अभी कितनी सही कितनी गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी सोर्स है वो एक ऑथेंटिक अखबार का सोर्स है, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत सोर्स नहीं है। तो वो शांति दूत बने हुए शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में भारत के अंदर छवि है कि वो एक शैतान मुल्क है। आप सोचिए, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में, पैराडॉक्स है कि हम जिसको दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो दरअसल आतंकवाद दुनिया में फैलाता है, ये आतंकवादी देश है, वो शांति दूत बन के उभर रहा, और हम ये कह रहे हैं कि वो तो दलाल है। तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो उसमें हम काफी बहस पहले से कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या कि हमने गलतियां की हैं, और हमने गलती सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि जो मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारी विचारधारा हमारी विदेश नीति को डिक्टेट करने लगेगी तो नुकसान तय है। हमारी विचारधारा के अंदर जो ये मुस्लिम विरोध आ गया है, ये दिक्कत पैदा, अदरवाइज इजराइल के साथ जाने का कोई कारण ही नहीं था। आप इजराइल, अमेरिका, ईरान दोनों के साथ बराबरी का रिश्ता रखो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई पाकिस्तान ने तो रखा ना, पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान सऊदी अरबिया का दोस्त है, तुर्की के साथ भी उसकी दोस्ती है। लेकिन जब अमेरिका ने युद्ध किया ईरान के ऊपर, जब युद्ध छेड़ा और जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, तब पाकिस्तान ने उसकी निंदा की। निंदा मात्र करने से तो ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए मीडिएशन का रास्ता बंद हो गया। हम भी तो ये काम कर सकते थे, हमने ये काम क्यों नहीं किया? हमने तो अपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट पर रख दिए, उस अमेरिका के रास्ते में बास्केट में जो रोज हमको हिंदुस्तान को गाली बकता है। आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी कि युद्ध के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे। ये बात ईरान क्यों भूलेगा और क्यों आपको कंसेशन देगा? तो वो तो ये भी सोच सकता है ना कि दरअसल अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे इजराइल को हमारे खिलाफ भड़काने, ये भी तो सोच सकता है वो। जब इतनी बड़ी क्राइसिस में आप ईरान के साथ नहीं हो, जब उनके ऊपर हमला हुआ आपने कुछ नहीं बोला, जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ आपने कुछ नहीं बोला, जब उनकी बच्चियों का कत्ल हुआ, स्कूल पे हुआ, 165 बच्चियां मारी गई, तब आपने कुछ नहीं बोला, जब उनका विमान जो नेवल बेस था, बेड़ा था, जब उसको डुबो दिया आपने कुछ नहीं बोला। तो क्यों ईरान आपके प्रति? ऐसे तो बहुत सारे देश रहे, इस्लामिक देश भी रहे जो कुछ नहीं बोले, भारत ही नहीं। हमको हमारी तुलना, हम अपनी तुलना अगर बहरीन, कतर, कुवैत से करना चाहते तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। 140 करोड़ का मुल्क अपनी तुलना चाइना से करे तो बात समझ में आती है। हम तो विश्वगुरु थे ना। अभी मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था, एक बड़े आदमी आए, आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं टीवी चैनल्स पे जो अचानक वो विदेश नीति के हो जाते हैं, और असली लड़ाई तो सेना की उन्होंने लड़ी थी। मोदी जी ने कब कहा विश्वगुरु? अब मैं उसके बाद क्या बोलूं? क्या आप झूठ बोल रहे हो? तो हम तो विश्वगुरु का दावा कर रहे थे। कतर ने तो विश्वगुरु होने का दावा नहीं किया, सऊदी अरबिया ने बनने का दावा तो नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, जर्मनी के चांसलर क्या बोल रहे हैं ट्रंप को, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों क्या बोल रहे हैं, स्पेन के पेड्रो सांचेज क्या बोल रहे हैं। मना कर दिया फ्रांस ने कि आप हमारी जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। नॉर्वे ने कह दिया कि जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक हमारी कंपनी अमेरिका को आर्मामेंट की सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि हम इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नॉर्वे जैसा देश, स्पेन जैसा देश स्टैंड ले सकता है, और तो और श्रीलंका ने स्टैंड ले लिया, कहा हम नहीं आपको रिफिलिंग के लिए जगह देंगे, हम चुप हैं। तो विश्वगुरु की छवि ऐसे नहीं बनती। विश्वगुरु बनने के लिए आपको त्याग भी करना पड़ता है और आपको मॉरल लीडरशिप भी देनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली, मुझे बहुत अफसोस है कहते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। सब देश भर के लोग
में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारी मल्टी अलाइन जो विदेश नीति है उससे तो हमने सब जगह ठीक ठाक ही कर लिया, कोई हमसे बदला नहीं है। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही कह सकता हूं खाली, और तो कुछ नहीं कह सकता। रुपया 95 के पार होके वापस आया है, 100 होने की उस पर टिका हुआ है। आपका जो FII है वो पिछले 6 साल में 4 साल नेगेटिव ग्रोथ है, उसमें नेगेटिव ग्रोथ 1.6 1,60,000 करोड़ का FII हिंदुस्तान के मार्केट से निकल के बाहर गया हुआ है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पिछले 4 साल में लोवेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, और हम विश्वगुरु हैं। अब ये सवाल मैं पूछ लेता हूं तो लोग मुझे गालियां देने लगते हैं। मैं उम्मीद है कि मेरी इस बात को सुन के मेरे बहुत सारे जो अच्छे समर्थक वो भी गालियां देंगे। आपको तो पड़ेगी। गालियां तो हमारे अच्छी लगती, गालियों में क्या बुराई है, सब में मोहब्बत की निशानी है गालियां। हाँ, क्योंकि हम मुल्क के साथ हैं, हम किसी सरकार के साथ नहीं, किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं।